हाइपोटॉक्सिक। टीनोफोरा। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में फिर हमने फाइलम सिलेंट्रेटा किया था एंड फाइलम टीनोफोरा किया था, ठीक है ना। तो टीनोफोरा के बारे में आपने फर्स्ट चीज याद रखा था, टीनोफोरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चा? दे आर कॉल्ड एज, शाबाश, इनको हम कॉमनली क्या बोलते सी हैं? वॉलनट्स। सी वेरी गुड वॉलनट्स। बच्चा, इनको हम सी वॉलनट्स बोलते हैं और कॉम जलीज बोलते हैं बेटा, और कॉम जलीज बोलते हैं। वेरी गुड। सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा था, जैसे हमने पोरेफेरा पढ़ा था एंड सीलेंट्रेटा पढ़ा था, दोनों के केस में मैंने आपको बोला था पोरेफेरा हो या सीलेंट्रेटा हो, दे आर मोस्टली मैराइन बेटा। हमने ये नहीं बोला था कि उनके सारे मेंबर मैराइन होते हैं, हमने बोला था वो मोस्टली मैराइन होते हैं। तो मोस्टली मैराइन से मतलब ये है कि उनमें से कुछ मेंबर ऐसे ऑफ कोर्स मिलेंगे आपको कि जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। देयर आर सर्टेन मेंबर्स बेटा विच आर आल्सो फ्रेश वाटर मेंबर्स। बट जब हमने टीनोफोर को पढ़ा ना, तो टीनोफोर में आपने देखा था, हमने एक वर्ड लिखा था दैट वाज एक्सक्लूसिवली बेटा, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। तो याद रख लेना बेटा, आगे हम और एक फाइलम पढ़ेंगे जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, बट अभी याद रख लीजिए कि टीनोफोरा जो है दिस इज अ एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम। मतलब इसके जितने भी मेंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वो सब के सब बेटा वो ओशियंस के अंदर है, वो सॉल्टी वाटर के अंदर है, या वो मैराइन एनवायरमेंट के अंदर है। और मैराइन एनवायरमेंट में भी वो कहाँ पे है, वो टॉप सरफेस ऑफ वाटर पे है कि बॉटम पे है, वो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। दे आर प्रेजेंट इन द बॉटम एरिया बेटा। तो ये बेंथिक होते हैं, ये कॉमनली बॉटम पे मिलते हैं बेटा, उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है सूरज की, जो डार्क एरियाज होते हैं बेटा। तो ये आपने याद रखा था। फिर हम सिमिट्री पे आए तो सिमिट्री को आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने तीनों में बेटा एक ही प्रकार का, दोनों में एक ही प्रकार का सिमिट्री देखा था। पोरेफेरा एसिमेट्रिकल था, सीलेंट्रेट रेडियली सिमेट्रिकल था, एंड टीनोफोर भी क्या होता है, ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। सीलेंट्रेट्स भी डिप्लोब्लास्टिक थे एंड टीनोफोर्स भी डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सिलेंट्रेट्स भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले थे एंड टीनोफोर्स भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपने था जो इनका और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जो इनका और एक इंपॉर्टेंट फीचर था बेटा, वो ये था कि ये कॉमनली पेलाजिक होते हैं। पेलाजिक मतलब बॉटम की साइड, बॉटम पे मिलते हैं बेटा, नीचे मिलते हैं, एंड प्लस सॉलिटरी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी का मतलब हुआ कि ये मेंबर जो है बेटा टीनोफोरा के, ये ग्रुप में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये कभी भी कॉलोनी नहीं बनाते हैं बेटा, ये हमेशा अलग अलग मिलते हैं। दे आर फाउंड सेपरेटली बेटा, ये अकेले अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी बोलते हैं बेटा। तो सॉलिटरी का मतलब होता है जो अकेले इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा या अकेले इंडिपेंडेंटली रहेगा, उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं। फिर इसके अलावा आपने देखा था ये ट्रांसपेरेंट होते थे। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि इनकी बॉडी की जो बॉडी वॉल है बेटा वो बहुत थिन होती है। सो बिकॉज ऑफ थिन बॉडी वॉल ये आपको ट्रांसपेरेंट नेचर के दिखाई देते हैं, जैसे हमने डायग्राम्स में भी देखा था बेटा, ऐसे देखा था आपने। ये सिलोम की अगर हम बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, सूडोसिलोमेट कौन होता था, एस्केलमेंथ होता था बेटा। एस्केलमेंट्स आर सूडोसिलोमेट्स। उसके ऊपर जितने भी है वो एसिलोमेट्स है, उसके नीचे जितने भी है वो ट्रू सिलोमेट्स है, ये भी आपने याद रखा था। फिर देखा था ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, दे आर अनसेगमेंटेड। हालांकि आपको बॉडी में दिखेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको बॉडी में बेटा ये ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, बट ये सेगमेंट्स होते नहीं है बेटा। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये प्लेट्स होते हैं बेटा, कॉम प्लेट्स होते हैं। जो हमने पढ़ा था 8 कॉम प्लेट्स पाए जाते हैं, तो ये कॉम प्लेट्स है बेटा। बट इसकी वजह से लगता है कि बॉडी सेगमेंटेड है, बट सेगमेंटेशन होता नहीं है, ये अनसेगमेंटेड नेचर के होते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर हम पोरेफेरा की बात करें तो पोरेफेरा में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बाहर वाली लेयर थी बेटा जिसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, ये अंदर वाली लेयर है जिसको हम कॉनोडर्म बोलते हैं। तो बीच में हमारे पास था मीजोगिलिया, और मैंने बोला था मीजोगिलिया में कोई भी सेल इसका खुद का नहीं होता है बेटा, मतलब सेल नहीं होता है प्रेजेंट। जब हम सीलेंट्रेटा में आए तो वही चीज बेटा अगेन देखने को मिली कि यहाँ पे खुद का सेल नहीं होता है। बट जब हम टीनोफोरा की बात करते हैं तो टीनोफोरा में आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, नर्व सेल्स मिलती है। तो मतलब सेल्स प्रेजेंट होती है, और कौन सी सेल्स होती है बेटा, वो न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी याद रखना है। नेमेटोसिस्ट एब्सेंट था जो हम लास्ट क्लास में देखे थे, बट नेमेटोसिस्ट के बदले और एक सेल पाया जाता था। तो बताओ उस सेल का नाम क्या, फटाफट कौन सा सेल पाया जाता था? शाबाश, वेरी गुड बेटा, कोलोब्लास्ट पाए जाते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना बच्चा। और कोलोब्लास्ट एंड नेमेटोसिस्ट में डिफरेंस क्या है?
नेमेटोसिस्ट बेटा स्टिंगिंग सेल था, मतलब वो चुभता था बेटा, वो पिक करता था बॉडी को। बट ये कैसी होती है, दे आर एडहेसिव सेल्स बेटा। ये एडहेसिव सेल जो ये चिपकती है बॉडी पे बट प्रिक नहीं करती है बेटा, ये कोई जहर वहर नहीं डालती, ये भी याद रखना। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम आपने देखा था वेल डेवलप्ड होता था। और इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बोली थी गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में, वो क्या थी, कोई बता सकता है? शाबाश। इनमें भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान ही होता है, ये याद रख लेना, ब्लाइंड सेक ही होते हैं ये भी। मतलब ये नहीं कि बेटा ऊपर लिखा है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, नहीं। तो उसका टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनास इनमें था, भी इनकम्प्लीट ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें भी इनकम्प्लीट ही है, बट इनके उसका डाइजेस्टिव टू ट्रैक्ट में एक एनास, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो क्या है बेटा? टू एनास। वेरी गुड बेटा, इनमें टू एनल ओपनिंग्स पाई जाती है। वेरी गुड बच्चा, इनमें टू एनल ओपनिंग्स पाई जाती है बच्चा, ये याद रखना है, ठीक है ना। सिकेलेटल सिस्टम एब्सेंट था, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा। नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स अरेंज्ड होंगे बेटा वन आफ्टर अनदर तो नर्व नेट बनाते हैं। सेंस ऑर्गन, चलो फटाफट बताओ बेटा, स्टैटोसिस्ट कौन सा सेंस ऑर्गन होता है, इसका काम क्या होता है? बैलेंसिंग और डायरेक्शन, Balance body and बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। orientation. वेरी गुड, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन के टाइम पे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है ना। चलो टीनोफोर्स बेटा एसेक्सुअल होते हैं, सॉरी बाइसेक्सुअल होते हैं कि यूनिसेक्सुअल होते हैं? टीनोफोर्स बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल। एंड जब एनिमल बाइसेक्सुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। वेरी गुड, ठीक है ना। चले टीनोफोर के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। लार्वा का नाम क्या था? टीनोफोर के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? तो बस साइडिपिड लार्वा, सिडिपिड या साइडिपिड, जो आपकी मर्जी, कुछ एक याद रख लीजिए, ठीक है ना। चले बताइए टीनोफोर्स के अंदर बेटा कितने कॉम्प्लीट्स पाए जाते हैं, सीलिएटेड कॉम्प्लीट्स? 8 कॉम्प्लेक्स। और उनका काम क्या होता है? और उनका काम क्या होता है? Locomotion. ठीक है, चले सीलेंट्रेट्स में बताओ, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, इंट्रा सेल्यूलर है, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर, नन ऑफ द अबव? बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंड टीनोफोर्स के अंदर डाइजेशन क्या है? वेरी गुड बच्चा, एंड टीनोफोर्स के अंदर डाइजेशन क्या है? सर सेम सर, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर। चले वेरी गुड, ग्रेट। इसके वेरी गुड बच्चा, इसके अलावा आपने देखा था टीनोफोर्स के अंदर और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो अभी तक हमने किसी और फाइलम में नहीं देखी, ठीक है ना। वो क्या था कि रात को लाइट इमिट करते हैं बेटा, और उस लाइट इमिट क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। और ये भी मैं बता चुका था कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस किस वजह से आती है, ठीक है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस आती है बेटा बिकॉज इनकी बॉडी में कुछ सेल्स पाई जाती है, जिन सेल्स को हम फोटोसाइट्स बोलते हैं बेटा, समझ आ रहा है ना, फोटोसाइट सेल्स बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोटोसाइट सेल्स बेटा इनके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस होती है, ठीक है ना बच्चा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे शायद लास्ट क्लास में, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो आगे देख लेते हैं अभी। सो दिस पोर्शन इज ऑलरेडी डन। शायद हमें यहाँ से भी देखना था ना, ये वाला पोर्शन हमने किया था कि नहीं किया था, दिस पार्ट? नहीं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा ये, अच्छा पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये सेल जो है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। तो ये कौन सी सेल है बेटा? दिस इज कैलोब्लास्ट सेल। तो ये कैलोब्लास्ट सेल होती है। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये सर्कल जैसी, ये ही क्या होते हैं? ये एडेसिव ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से चिपक सकते हैं बेटा किसी चीज के साथ। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने की एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए बेटा कि एडहेसिव सेल्स कैसे देखने को होती है, ठीक है ना। स्टैटोसिस्ट अगर आपको देखना है बेटा, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। ये जो आप यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। और इसमें क्या पाया जाता है? स्टैटोलिथ पाया जाता है, जो बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। और ये कॉम्प्लेट्स होते हैं बेटा, एक पार्ट को हम कॉम्ब बोलते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन बेटा, दिस इज अ कैलोब्लास्ट सेल। आपको इसकी लैबलिंग वैबलिंग याद नहीं रखनी है बिकॉज एनसीईआरटी ने हमें इसका डायग्राम नहीं दिया है, तो हमें लैबलिंग याद नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं कैलोब्लास्ट सेल कैसी होती है बच्चा, और ये कैसी अरेंज होती है बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से अरेंज होती है, रेडिएशन का काम होता है। चलिए तो अभी इधर आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है बेटा, दे आर लार्जेस्ट एनिमल्स दैट स्विम बाय मींस ऑफ सीलिया। मतलब अगर आप एनिमल किंगडम में देखोगे बेटा कि वो कौन सा सबसे बड़ा एनिमल है जो सीलिया की मदद से मूव करता है, जिसमें लोकोमोशन सीलियरी लोकोमोशन है बेटा।
सीलियरी मोड ऑफ लोकोमोशन है तो वो कौन से होते हैं बेटा, वो टीनोफोर्स होते हैं। तो याद रख लेना, ये पीवाईक्यूज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट एनिमल्स विच हैव सीलियरी मोड ऑफ लोकोमोशन, तो वो कौन से होते हैं, वो टीनोफोरा होते हैं। अडल्ट टीनोफोर्स रेंज फ्रॉम a few millimeter to सर 1.5 सीलिया मतलब meters क्या of है? inch। मैंने लास्ट क्लास में बेटा ऑलरेडी फ्लैजेला एंड सीलिया को डिस्कस किया हुआ है। जैसे हमको चलने के लिए ऊपर वाले ने क्या दिए बेटा, टांगे दी है, लेग्स दिए बेटा, ठीक है ना। जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर आप लार्ज एनिमल्स देखोगे, हर एक एनिमल लेग की वजह से ही चलता है। फ्लाई एनिमल बेटा विंग्स की वजह से करता है, बट विंग इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ आर्म बेटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल एनिमल चलते कैसे, लेग्स की वजह से चलते हैं। बट जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आपको कुछ एनिमल्स ऐसे मिलेंगे बेटा विच आर सो स्मॉल that they move by the help of two important locomotor structures। एक को हम बोलते हैं फ्लैजिला और दूसरे को हम बोलते हैं सीलिया। इसका स्ट्रक्चर बेटा आपको इंशाल्लाह उत्पल सर पढ़ाएंगे, बिकॉज वो भी बॉटनी शायद पढ़ा रहे हैं आपको। तो बॉटनी के अंदर जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सेल बायोलॉजी में वो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीलिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पढ़ाएंगे। बट अभी इतना याद रख लीजिए कि छोटे एनिमल्स जो होते हैं, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जिसको हम दो प्रकार से जानते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा फ्लैजिला, ठीक है, जो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और दूसरे को हम बोलते हैं सीलिया, जो साइज में छोटा होता है। फ्लैजिला का नंबर कम होता है, सीलिया का नंबर ज्यादा होता है। बट फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है एंड सीलिया का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अभी सीलिया, बस इंपॉर्टेंट सिंपल चीज में ये याद रख लीजिए कि सीलिया क्या होता है बेटा, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है किनका, लोअर ऑर्गेनिजम्स का बेटा, ठीक है ना। अब वो एनिमल जो साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बट मूव करता है बेटा सीलिया की वजह से, वो कौन से होते हैं, वो टीनोफोर्स होते हैं। साइज आपको याद रखने की वैसे उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया ले सकते हैं कि इनका साइज कितना होता है। तो 1.5 मीटर इनका साइज हो सकता है बेटा, या 4 फीट 11, मतलब ये बहुत बड़ा साइज होता है बेटा। सो मींस इन शॉर्ट दे आर वेरी लार्ज काइंड ऑफ एनिमल्स बेटा, बट मूवमेंट किसकी वजह से होती है, सीलिया की वजह से होती है। कोलोब्लास्ट आर ए सेल टाइप फाउंड इन टीनोफोर, जो आपको ऑलरेडी पता है बेटा। दे आर वाइड स्प्रेड इन द टेंटिकल्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड आर यूज्ड टू कैप्चर प्रे। मतलब कोलोब्लास्ट बेटा कहाँ पे मिलती है, ये टेंटिकल्स के अंदर मिलती है। जैसे नेमेटोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट बेटा कहाँ पे मिलता था, टेंटिकल ऑफ सिलेंट्रेट में मिलता था, वैसे कोलोब्लास्ट कहाँ पे मिलता है बेटा, टेंटिकल ऑफ टीनोफोर के अंदर मिलता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है, नाइडोब्लास्ट बेटा एक स्टिंगिंग सेल था, कोलोब्लास्ट बेटा एक एडहेसिव सेल है, लेकिन काम दोनों का सेम है। नाइडोब्लास्ट को भी कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए यूज किया जाता था, एंड कोलोब्लास्ट को भी हम क्या करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए यूज करते हैं। टीनोफोर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ जेली विथ वन लेयर, टू सेल्स थिक ऑन आउटसाइड एंड इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल कैविटी। मतलब शॉर्ट में ये है कि अगर हम टीनोफोर की बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी भी दो लेयर की बनी है बेटा, एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा एंडोडर्म बेटा, और बीच में क्या पाया जाता है बेटा, जेली माश पाया जाता है, जो बॉडी को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट टीनोफोर्स आर प्रेडेटर्स टेकिंग प्रे रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लार्वा एंड टू द अडल्ट ऑफ स्मॉल क्रश। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। तो मतलब टीनोफोर्स के अंदर जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे सबके सब प्रेडेटर है बेटा, और ये प्रे किसके ऊपर करते हैं, या तो ये माइक्रोस्कोपिक लार्वा को खाएंगे, छोटे छोटे लार्वास को खाएंगे, या तो ये अडल्ट क्रस्टेशियंस को खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लेना बेटा, ऑल द मेंबर्स आर प्रेडेटर्स बेटा। चले आगे, मोस्ट स्पीशीज हैव 8 स्ट्रिप्स कॉल्ड कॉम्ब रोज, जो आपको ऑलरेडी पता है बेटा। मतलब इनकी बॉडी में आपको देखने को क्या मिलते हैं, कॉम्ब रोज, कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलते हैं, दैट रन द लेंथ ऑफ देयर बॉडी एंड बियर कॉम्ब लाइक बैंड्स ऑफ सीलिया कॉल्ड टीन्स बेटा। मतलब ये है, अब अगर ये डायग्राम देख सकते हैं बेटा, इस डायग्राम को देख लीजिए, पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉम्ब प्लेट बेटा, इसको हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं। अगर हम एक कॉम्ब प्लेट को बाहर निकालेंगे तो ये मान लीजिए ये एक कॉम्ब प्लेट बाहर आ गया, तो अब इस कॉम्ब प्लेट के ऊपर बेटा आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्मॉल सीलियाज देखने को मिलता है। तो ये ऐसे सीलियाज है ऐसे, और इस सीलिया को ग्रुप को हम क्या, इनको हम टीन्स बोलते हैं बेटा, ये टीन्स कहलाता है। तो पूरा रो को हम क्या, पूरे स्ट्रक्चर को हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कॉम्ब प्लेट है, ये कॉम्ब प्लेट है, ये कॉम्ब प्लेट है, ये कॉम्ब प्लेट है। अब इसके ऊपर जो सीलियरी स्ट्रक्चर्स है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज टीन्स बेटा, ठीक है, जो एक दूसरे के स्टैक्ड फॉर्म में रहते हैं और एक कंप्लीट रो को फॉर्म करते हैं, stacked along the comb row so that when cilia beat, those of each comb touch the comb below बेटा। मतलब
अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लेट है और ये सिलिया ने बेटा नीचे की तरफ बीट किया, मतलब मूव करना शुरू कर दिया, तो ये उसके नीचे को बेटा टकराएगा तो वो भी एक्टिवेट होगा, वो इसे टकराएगा ये भी एक्टिवेट होगा, तो ओवरऑल बेटा पूरे कॉम्प्लेट में क्या होगा, मोशन होगा बेटा। द नेम टीनोफोरा मीन्स कॉम बियरिंग बेटा, इनको टीनोफोरा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके पास क्या होते हैं बेटा, कॉम प्लेट्स होते हैं, ये भी याद रखना। इन टीनोफोर्स बायोल्यूमिनेसेंस इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स नेम्ड फोटोप्रोटीन्स बेटा इन द सेल्स कॉल्ड फोटोसाइट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप याद रखेंगे इसको कि टीनोफोर्स के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस किसकी वजह से आती है, तो सबसे पहले याद रखेंगे वो फोटोसाइट्स की वजह से आती है। फोटोसाइट्स में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो लाइट इमिट करती है, उनके पास फोटोप्रोटीन्स होते हैं बेटा। अब फोटोप्रोटीन को कौन एक्टिवेट करता है ताकि वो लाइट इमिट करे, उसको एक्टिवेट करते हैं बेटा कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। मतलब कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेटा जिनको कैल्शियम मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में एक्टिवेट किया जाएगा, जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो लाइट प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज फोटोप्रोटीन्स बेटा, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, इन द जीनोम अराउंड 10 जीन्स एनकोड फोटोप्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन बच्चा, ये एम्स का पॉइंट था बट अभी आप याद रख लीजिए फिर भी कि ये जो फोटोप्रोटीन्स होते हैं, तो आपको पता है बेटा हमारी बॉडी में हर एक प्रोटीन को बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रोटीन कहाँ से बनता है बेटा, एमआरएनए से बनता है ना, ये तो पता होगा। एमआरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से बनता है। सो दैट मीन्स बेटा अगर आपको प्रोटीन को फॉर्म करना है तो हर एक प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी में बेटा कोई ऐसा डीएनए का पार्ट होगा या कोई ऐसा जीन होगा जिसके पास इस प्रोटीन को फॉर्म करने की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। आपको पता है इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आता है बेटा एमआरएनए पे, ठीक है ना। प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन, प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो मतलब प्रोटीन को एक्चुअल में कौन बना रहा है, डीएनए बना रहा है, बिकॉज अगर डीएनए एमआरएनए नहीं बनाएगा प्रोटीन ही नहीं बनेगा बेटा। तो एमआरएनए बनता है डीएनए से और फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो हम शॉर्ट में बता सकते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। अब डीएनए में कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, जीन रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा। तो अगर मैं बता रहा हूँ फोटो प्रोटीन है टीनोफोर्स के अंदर जो लाइट को इमिट करता है, तो दैट मीन्स बेटा उस प्रोटीन को भी कोई ना कोई जीन बनाता होगा जो टीनोफोर की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और वो कितने जीन्स होते हैं, तो वो 10 जीन्स होते हैं। तो याद रख लेना कि 10 जीन पाए जाते हैं टीनोफोर की सेल्स के अंदर, और उन जीन्स का काम क्या होता है बेटा, फोटो प्रोटीन्स का बनाना होता है। और उन फोटो प्रोटीन्स का काम क्या होता है बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। These genes are co-expressed with opsin genes in the developing photocytes, raising the possibility that light production and light detection may be working together in animals बेटा। देखो कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये बता रहा है कि ये जो 10 जीन्स यहाँ पे है बच्चा, ठीक है ना, ये को एक्सप्रेस करते हैं बेटा किसके साथ, ऑप्सिन के जीन के साथ। ऑप्सिन के जीन के साथ मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास जीन, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास जीन ए है बेटा, समझ लेना इस बात को, मेरे पास एक जीन ए है और मेरे पास एक जीन बी है बेटा, मेरे पास एक जीन बी है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बच्चों ने पूछा था, सर कौन कौन सा कलर बना सकता है डैश एंड डैश, उसका आंसर यहाँ पे। तो जीन ए जो है ना बेटा, ये एक्सप्रेस करता है फोटो प्रोटीन को, फोटो प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। एंड जीन बी जो है ना बेटा, ये एक्सप्रेस करता है ऑप्सिन प्रोटीन को, ये एक्सप्रेस करता है बेटा ऑप्सिन प्रोटीन को। पे लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे जीन ए बेटा खुद को एक्सप्रेस करेगा, जीन ए एक्सप्रेस करने का मतलब जब भी प्रोटीन ए बनाएगा, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना। जब भी प्रोटीन ए बनाएगा, सेम टाइम पे बेटा जीन बी भी एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बी बनाएगा, प्रोटीन बी बनाएगा। मतलब ये हुआ कि एट द एग्जैक्ट टाइम बेटा, एट द सेम टाइम जब जीन ए एक्सप्रेस कर रहा है, सेम टाइम पे बेटा जीन बी भी एक्सप्रेस कर रहा है। जब प्रोटीन ए बन रहा है बेटा, सेम टाइम पे प्रोटीन बी भी बन रहा है। अब प्रोटीन ए का काम क्या होता है बेटा, लाइट प्रोडक्शन का काम होता है, मतलब ये लाइट को इमिट करता है बेटा, ये लाइट को रिलीज करता है, ये इसका काम होता है। एट द सेम टाइम बेटा जो ऑप्सिन प्रोटीन रिलीज हो रहा है या जो ऑप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है बेटा, वो क्या करता है, वो कलर प्रोडक्शन करता है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था कौन कौन सा कलर बना सकता है,
कौन कौन सा कलर बनाएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन प्रोटीन बेटा, कौन कौन सा ऑप्शन प्रोटीन रिलीज हो रहा है या कौन कौन सा ऑप्शन प्रोटीन बनाया जा रहा है। बट जिस टाइम पे ऑप्शन प्रोटीन बनेगा ना, सेम टाइम पे लाइट भी इमिट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन इज ऑकरिंग एट द एग्जैक्ट टाइम जब बेटा किसका प्रोडक्शन हो रहा है, जब जीन ए के प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको हम को एक्सप्रेशन बोलते हैं। को एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ एक्सप्रेस कर रही हो बेटा, जब दोनों चीजों का एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। मतलब जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो आगे वाला भी एक्सप्रेस कर रहा है, जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ आगे वाला भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। बच्चा बात समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हुआ बच्चा? ये समझ आ रही नहीं समझ आ रही बात? गाइस वॉइस आ रहा मेरा कि नहीं? हेलो Yes, sir. बच्चा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले ये बताइए। Sir. और चलो एक बार अब इसके साथ सर, और अच्छे एक से नहीं पॉइंट आया। रिलेटेड है बेटा। अब इसके साथ और एक पॉइंट रिलेटेड है, वो भी समझ लीजिए। अब मैंने आपको बोला कि टीनो4 की बॉडी से जो लाइट निकल रही है, वो लाइट किसकी वजह से निकल रही है बेटा? जीन ए की वजह से निकल रही है, ठीक है ना? तो ये लाइट प्रोड्यूसिंग जीन है बेटा। अब उस लाइट का कलर क्या होगा बेटा? वो किसकी वजह से है? वो ऑप्शन प्रोटीन की वजह से है बेटा, ठीक है ना? वो ब्लू कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी, पिंक कलर की होगी, रेड कलर की होगी। तो वो ऑप्शन प्रोटीन को कंट्रोल, वो चीज ऑप्शन प्रोटीन कंट्रोल करता है। तो ये तो आपस में लिंक्ड है बेटा। बट इसके अलावा और एक चीज आपको याद रखनी है कि टीनो4 लाइट को रिलीज भी करता है और लाइट को डिटेक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर टीनो4 पानी में कहीं पे घूम रहा है, ठीक है ना, तो वो लाइट करते करते आगे बढ़ रहा है। इमेजिन कर लो बेटा, उसको आगे से कोई और टीनो4 आ रहा है या आगे से कोई ऐसी चीज आ रही है बेटा जो लाइट इमिट कर रही है, तो वो अपनी दिशा को, अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। दैट मीन्स बेटा कहीं ना कहीं पर टीनो4 को आने वाली लाइट का पता चलता है कि आगे से भी लाइट आ रही है, ठीक है ना, या आगे से भी बेटा लाइट का इंडक्शन हो रहा है या लाइट का रिलीज हो रहा है बेटा। तो वो लाइट डिटेक्शन कौन करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। वो ऑप्शन प्रोटीन करता है। तो मतलब ऑप्शन प्रोटीन के टीनो4 के अंदर दो काम है। पहला काम बेटा लाइट का कलर क्या होगा, उसे ऑप्शन प्रोटीन कंट्रोल करेगा। एंड दूसरा, लाइट अगर कोई और जगह से आ रही है, ठीक है ना, कोई और लाइट को रिलीज कर रहा है बेटा, उसको डिटेक्ट करने का भी काम किसका होता है बेटा? ऑप्शन प्रोटीन का होता है। तो मतलब ये हुआ कि एनिमल्स के पास प्रॉपर्टी है बेटा लाइट को रिलीज करने की एंड लाइट को डिटेक्ट करने की बेटा। लाइट को रिलीज किया जाता है फोटो प्रोटीन से एंड लाइट को डिटेक्ट किया जाता है ऑप्शन प्रोटीन से बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट पे, लाइट प्रोडक्शन एंड लाइट डिटेक्शन मे बी वर्किंग टुगेदर इन द एनिमल्स बेटा। तो मतलब बिकॉज ऑफ दीज 10 जीन जो फोटो प्रोटीन को बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी जीन बेटा जो ऑप्शन प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है ना, तो ये तो कर रहा है लाइट प्रोडक्शन और ये क्या कर रहा है बेटा? कलर प्रोडक्शन एंड लाइट डिटेक्शन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। क्या लिखा है इस लाइन में? टीनो4 used to be regarded dead ends in the marine food chains because it was thought their loss of organic matter to the salt and water made them poor diet for other animals। मतलब क्या है इसका? फूड चेन आपको ऑलरेडी पता है बेटा, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन में हमारे पास होता है एक प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर को खाता है बेटा कंज्यूमर, और कंज्यूमर को फिर खाता है बेटा एक डिकम्पोजर। डिकम्पोजर बेटा, इसको हम फूड चेन बोलते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ये फूड चेन कहलाता है बेटा, ठीक है ना। अब फूड चेन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, बट हर जगह पे आपको प्रोड्यूसर मिलेगा, कंज्यूमर मिलेगा एंड डिकम्पोजर मिलेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर है ना बेटा, प्रोड्यूसर की बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर 0% है। ऑर्गेनिक मैटर 0% नहीं बोलूंगा मैं, 1% है बेटा। ऑर्गेनिक मैटर 1% है, ठीक है ना। बताओ बेटा अच्छा यहाँ पे दूसरा प्रोड्यूसर है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर 2 है, इसकी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बेटा 100% है। तो बताओ मेरे को इन दो में से कंज्यूमर किसको खाएगा? प्रोड्यूसर 1 को खाएगा कि प्रोड्यूसर 2 को खाएगा? दिस इज 1 एंड दिस इज 2 बेटा, किसे खाएगा? Producer शाबाश। 2.
क्यों प्रोड्यूसर 2 को खाएगा बेटा? बिकॉज हमें पता है कि मैं तभी कोई चीज खाऊंगा या आप तभी कोई चीज खाएंगे जब आपको पता है बेटा कि इस चीज के अंदर न्यूट्रिशन है, या ये चीज न्यूट्रिशियस है बेटा, या इस चीज से मेरे को एनर्जी मिल सकती है, तभी तो हम चीजों को खाएंगे, या तभी बेटा एक प्रोड्यूसर है डिकम्पोजर उस चीज को खाएगा। अब इमेजिन कर लो बेटा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ऐसी चीज फूड चेन के अंदर है या एनवायरमेंट के अंदर है जिसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है, जिसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बेटा ना के बराबर है, तो आप मेरे को बताओ क्या कोई भी एनिमल ऐसी चीज को खाना पसंद करेगा? कोई भी एनिमल बेटा ऐसे प्रोड्यूसर को, ऐसे कंज्यूमर को खाना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा बेटा। समझ आया ना? हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा टीनोफोर्स जो होता है ना, टीनोफोर्स की बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। यहाँ पे लिखा है बेटा लो रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनकी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, बट इनकी बॉडी के अंदर बेटा इनऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा, इनऑर्गेनिक मैटर मतलब सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल आयोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। बट कार्बन प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट, ये बहुत कम पाया जाता है। सो बिकॉज इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है, तो बाकी एनिमल्स जो समंदर में रहते हैं ना, वो इनको खाना पसंद नहीं करते हैं बेटा, मतलब इनको कोई खाता नहीं है, शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए आप। सो बिकॉज इनको फूड चेन में यूटिलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए इनको क्या मानते हैं बेटा? डेड एंड्स ऑफ फूड चेन मानते हैं बेटा। डेड एंड का मतलब हुआ यहाँ पे फूड चेन खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? बिकॉज इनको कोई नहीं खा रहा है बेटा, इनके ऊपर कोई प्रेडेशन नहीं कर रहा है। तो ये याद रखेंगे। टीनोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इसकी 2 क्लासेस होती है बेटा। तो क्या क्या है वो? एक है टेंटिकुलेटा एंड दूसरा है न्यूडा बेटा। टेंटिकुलेटा मतलब जिसमें टेंटिकल्स होती है, विच आर विथ टेंटिकल्स बेटा, एंड न्यूडा जिसमें टेंटिकल्स नहीं होती है। चलो मेरे को फटाफट बता बेटा, पोरिफेरा को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? जल्दी जल्दी सुभाष, पोरिफेरा को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? जल्दी बताइए। सुभाष, Presence पोरिफेरा and को हमने किस composition of बेसिस पे क्लासिफाई किया था? presence and composition of spicules. शाहनाज, तुम क्लास में मतलब ऐसे सो के क्लास ले रही हो ना, तो फिर क्लास लेने की जरूरत नहीं बच्चा, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसे कौन पढ़ता है कि मतलब तुम ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है कि नहीं पता नहीं कहाँ पे हो, महल में सो रही हो, ऐसे क्लास लिया जाता है? नहीं सर, मेरी जोर है इसीलिए मैं बीमार हूँ। कुछ भी। हाँ, क्या बता रहा था मैं बच्चा? आई वाज सेइंग समथिंग, मैं भूल गया क्या बता रहा था मैं। Composition of एंड सेंट्रल classification of पब्लिक, porifera. ये बदरपुर का कैमरा ऑफ क्यों है? कैमरा ऑफ किसने कर दिया आपकी क्लास में? चलिए मेरे को एक बार बताइए, कैमरा प्लीज ऑन कर दो। चले मेरे को ये बताइए बच्चा कि पोरिफेरा को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? Sir, presence and composition of spicules. तो मतलब हम बोल सकते हैं बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पाइक्यूल के बेसिस पे या ऑफ कोर्स कंपोजिशन के बेसिस पे। वेरी गुड बच्चा। हमने जब सिलेंट्रेटा की बात करी थी तो वहां पे हम क्लास पे करते बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, किसमें पॉलिप एंड मेड्यूसा पाया जाता है उसके बेसिस पे करते हैं। अब याद रखना टीनोफोर्स का जो क्लासिफिकेशन है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीनोफोर्स का क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स। अगर टेंटिकल प्रेजेंट है तो टेंटिकुलेटा बोलते हैं, अगर टेंटिकल नहीं तो न्यूडा बोलते हैं। न्यूडा मतलब विदाउट टेंटिकल, टेंटिकुलेटा मतलब विद टेंटिकल्स बेटा। तो ये 2 क्लासेस इसकी है, ये आप याद रख लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा टीनोफोर खत्म हो जाता है बच्चा। सो दिस इज एंड ऑफ टीनोफोर्स बेटा। टीनोफोर के अंदर अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो एक बार फटाफट बता दो, फिर हम नेक्स्ट फाइल शुरू करेंगे, दैट विल बी प्लैटिहेल्मिन्थ्स बेटा। शबा जल्दी जल्दी। है बदरपुर, अपना कैमरा ऑन करके रखा करो हमेशा क्लास में। शबाश जल्दी जल्दी। कोई डाउट है बेटा टीनोफोर्स का तो एक बार बता दीजिए प्लीज। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए फिर।
हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। चलिए बच्चा, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट फाइल में शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइल है, ठीक है ना। दैट विल बी प्लेट हेलमेंट्स बेटा। अब याद रख लेना कि अगर आप प्लेट हेलमेंट समझ गए ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बेटा नेमेट हेलमेंट भी समझ आएगा या एस्क हेलमेंट भी समझ आएगा, बिकॉज दोनों के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्लेट हेलमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, तभी आपको क्या समझ आएगा, नेमेट हेलमेंट भी समझ आ जाएगा। अब प्लेट हेलमेंट ग्रुप को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप फोटोग्राफी देख लीजिए यहाँ पे। तो फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है बेटा अलग अलग कलरफुल एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए दिखाई दे रहा है, जैसे बी दिखाई दे रहा है, जैसे सी दिखाई दे रहा है, जैसे डी दिखाई दे रहा है। सो दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ प्लेट हेलमेट्स बेटा, सबके सब प्लेट हेलमेट के मेंबर है। अगर आप सभी को ध्यान से देखेंगे ना, अच्छा, फ्लैट हेलमेट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। नेमेट हेलमेट को कॉमनली हम राउंड वर्म बोलते हैं। उसको क्यों राउंड वर्म बोलते हैं वो हम बाद में देखें, उसको हम राउंड वर्म क्यों बोलते हैं वो हम बाद में देखें, बट अभी इस पे फोकस करते हैं। फ्लैट हेलमेट्स, प्लेटी का मतलब, अगर मैं प्लेटी खाली ले लूं ना यहाँ पे, तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। प्लेटी मीन्स फ्लैट बेटा। एंड हेलमिथ का मतलब होता है वर्म बेटा। हेलमिथ वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, वर्म को यूज करते हैं, वर्म को यूज कर, इसी वजह से बेटा स्टडी ऑफ वर्म्स को हम क्या बोलते हैं, हेलमेंथोलॉजी बोलते हैं बेटा, हेलमेंथोलॉजी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये है, दैट दिस फाइलम और दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स बेटा, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। अब इनको फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं, आप सब डायग्राम को देख लीजिए बेटा, आपके पास 4 मेंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को देख के बताओ ध्यान से बेटा, क्या इनकी बॉडी आपको राउंड शेप्ड दिखाई दे रही है, ओवल शेप्ड दिखाई दे रही है, कि एकदम लीफ के समान बेटा, जो हमारे पेड़ों के ऊपर पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके समान दिखाई दे रहे, कैसी दिखाई दे रही है बॉडी, लीफ के समान। आप समझ रहे हो, एकदम फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, लीफ के समान बेटा, फ्लैट बॉडी दिखाई दे रहे हैं। सो बिकॉज देयर बॉडी इज फ्लैट इन कलर, फ्लैट इन शेप बेटा, उनकी बॉडी पतली होती है, फ्लैट होती है बेटा। सो बिकॉज इट दिस प्रॉपर्टी दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बेटा, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। और आपको एक कलरफुल दिखाई दे रहा है, और याद रख लेना बेटा, जो भी कलरफुल चीज होती है ना, ऑल द कलरफुल थिंग्स आर नॉट ऑलवेज गुड बेटा, कलरफुल चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती है, कलरफुल चीजें कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो खूबसूरत चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देनी नहीं देना चाहिए बच्चा, बिकॉज खूबसूरत चीजें बहुत खतरनाक होती है। तो एनिमल किंगडम के अंदर ये कॉमनली हमको देखने को मिलता है कि जो कलरफुल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कलरफुल एनिमल्स, बट मोस्ट ऑफ द कलरफुल एनिमल्स होते हैं ना, दे आर हाईली डेंजरस बेटा, दे आर हाईली टॉक्सिक। तो ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, बट अभी इसको मैं समअप कर देता हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ पे हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं यहाँ, ठीक है ना। मेरे को बता बेटा, इस फोटोग्राफ में जो बॉडी एरिया, मतलब जो बॉडी का एंड बेटा आपको अभी दिखाई दे रहा है ना, जो क्लियर है स्क्रीन के ऊपर, ये इस एनिमल का डॉर्सल वाला एंड है कि वेंट्रल वाला एंड है। ऑलरेडी मैं डॉर्सल एंड वेंट्रल आपको समझा चुका हूँ, फटाफट बताए, इज दिस डॉर्सल एंड और इज दिस वेंट्रल एंड। डॉर्सल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डॉर्सल हो गया है ना, ये डॉर्सल हो गया बेटा। तो वेंट्रल कहाँ के साइड में होगा, शाबाश, वेंट्रल कहाँ के साइड में होगा, ऑपोजिट साइड, नीचे साइड में होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ वेंट्रल बेटा, नीचे कहीं पे वेंट्रल साइड होगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देख के बताओ बेटा, इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, साइड जो है बेटा, वो एक दूसरे के नजदीक है कि एक दूसरे से दूर है, शाबाश। इधर देख लीजिए, अगर आपको इधर समझ नहीं आ रहा ना किस डायग्राम में, समझ आएगा। मैंने आपको बोला बेटा, मान लीजिए इसी एनिमल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इसका डॉर्सल एंड हो गया है ना, और ये इसका वेंट्रल एंड हो गया बेटा। तो ये है डॉर्सल एंड ये है वेंट्रल एंड, ठीक है ना। तो बिकॉज इस एनिमल का डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड एकदम नजदीक नजदीक होता है, ठीक है ना, मतलब ऐसे लगेगा आपको कि दोनों एंड्स एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, बट दे आर फ्यूज्ड टुगेदर। सो दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स बेटा। फ्लैटेंड एनिमल मतलब इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल फ्लैट हो, जैसे
इमेजिन कर लीजिए कि मैं आपके हर एक के हाथ में एक लीफ दे दूं बेटा, किसी प्लांट का लीफ दे दूं, तो लीफ के अंदर बेटा क्या आप डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड को एकदम अलग अलग देख सकते हैं क्या? शाबाश। लीफ के अंदर बेटा जो लीफ का डॉर्सल एंड होता है, जो लीफ का वेंट्रल एंड होता है, क्या आप उसको बेटा एकदम अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ चिपक गए होते हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर बेटा। डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड इतने नजदीक होते हैं आपस में कि आप उनको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा डॉर्सल है एंड कौन सा वेंट्रल है बेटा। सेम इन एनिमल्स के साथ भी है। अगर आप इन एनिमल्स को ध्यान से देखेंगे, सारी पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, तो इन एनिमल्स के मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं बेटा, उनका डॉर्सल एंड एंड उनका वेंट्रल एंड बेटा एकदम चिपक गया होता है, दे आर फ्यूज टुगेदर। So that's why these animals are called as dorso-ventrally flattened animals बेटा। dorso-ventrally flattened का मतलब ये हुआ कि ये इनका डॉर्सल एंड है, ये इनका वेंट्रल एंड है, और बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है बेटा। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड एंड्स बोलते हैं बेटा। लेकिन जब आप राउंड वॉर्म को देखोगे ना, राउंड वॉर्म को अगर मैं इधर काट दूं तो राउंड वॉर्म बेटा आपको ऐसे दिखाई देते हैं, गोल आकार की दिखाई देते हैं, लेकिन फ्लैट वॉर्म्स आपको गोल आकार की नहीं दिखाई देती, ऐसी दिखाई देते हैं बेटा। इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड बेटा आपको एकदम नजदीक नजदीक दिखाई देता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। इस वजह से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ये समझ आई बात की नहीं समझ आई? ये क्लियर हुआ बच्चा? अब मैंने अभी आपको बोला ऑल द मेंबर्स आर नॉट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बेटा। सारे मेंबर्स डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होते, सारे मेंबर्स लीफ लाइक नहीं होते हैं बेटा। इनमें से कुछ मेंबर आपको कैसे दिखाई देंगे, ऐसे वर्म, जैसे अर्थ वर्म होती है ना, लंबे दिखाई देते हैं बेटा, मतलब रिबन लाइक दिखाई देते हैं, रिबन लाइक दिखाई देते, एकदम लंबे लंबे दिखाई देते हैं। तो वो भी हम अलग से देखेंगे पिक्चर में कौन से ऐसे होते हैं बेटा। अब ये फाइलम जो है बेटा, जिसको हम फ्लैट वर्म फाइलम बोलते हैं, इसमें आपको मैक्स, अभी तक हमने देखा था बेटा, पोरिफेरा देखा अकेले रह रहा था, फिल्टर फीडर था। सिलेंट्रेटा देखा था अकेले, मतलब ग्रुप में रहता था, अकेले रहता था पानी के अंदर बेटा, और पानी के अंदर या तो वो फिल्टर फीडिंग करता था या तो कभी कभी प्रे को भी खाता था। टीनोफोर को हमने देखा बेटा फिल्टर फीडिंग करता है या मोस्टली बेटा प्रे को खाता है। टीनोफोर्स के अंदर पानी के अंदर है। लेकिन जब आप प्लेट हेलमेंथ ग्रुप में आएंगे ना, तो प्लेट हेलमेंथ ने एकदम से बेटा अपना नेचर बदल दिया। ऑफ कोर्स दे आर फाउंड इन वाटर आल्सो, ये पानी में भी मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। बट पानी के अलावा बेटा ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी मिलेंगे आपको। मतलब ये फाइलम बेटा इतना खतरनाक है कि इन्होंने पानी को छोड़ दिया, और पानी को छोड़ने के बाद ये जमीन पे रहने नहीं लगे। आप समझ रहे मेरी बात, ये जमीन पे नहीं रहने लगे बेटा, बट ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहने लगे बेटा। सो मीन्स दे आर वर्किंग एज एंडोपैरासाइट्स बेटा। तो एंडोपैरासाइट का मतलब हुआ जो किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रहेगा बेटा, या दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहेगा। सच एनिमल्स बेटा विच टेक एडवांटेज ऑफ द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में भी देखने को मिलेंगे आपको। तो मतलब ये है मेरा कहने का कि जो प्लैटिहेल्मिन्थ्स होते हैं बेटा, इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं, इनके जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं बेटा, वो एज एंडोपैरासाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, किन के अंदर, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, और उन एनिमल्स में बेटा ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात बच्चा, मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर हो रहा है ना बच्चा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे आते हैं? एवोल्यूशन में बेटा, जब मतलब ये पहले बन गए थे ना एनिमल्स, ये हमसे पहले बहुत 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 करोड़ों साल पहले बने थे, ठीक है ना। तो पहले ये बेटा किसी टाइम पे बेटा ये फ्री लिविंग रहे होंगे। फ्री लिविंग का मतलब हुआ बेटा हम में नहीं थे, किसी एनिमल में नहीं थे। बट जब एवोल्यूशन हुआ बेटा, और एनिमल्स बनने लगे, और प्लांट्स बनने लगे, ह्यूमंस बनने लगे, या बाकी एनिमल्स भी बनने लगे, डोमेस्टिक एनिमल्स भी बनने लगे, तो फिर क्या हुआ बेटा, फिर इन्हीं एनिमल्स का, बिकॉज एनिमल की बॉडी के अंदर हमेशा एडवांसमेंट आता रहता है, हमेशा चेंज आती रहती है। अगर आप आज के ह्यूमन बीइंग को बेटा आज से 100 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग था उसके साथ कंपेयर करोगे, तो वी आर मच मोर एडवांस्ड देन दोज ह्यूमन बीइंग्स बेटा। तो अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि वो पुराने ह्यूमन बीइंग थे, हम नए ह्यूमन बीइंग थे, तो फिर एडवांसमेंट कैसे आया? एडवांसमेंट टाइम के साथ आता है बेटा, चेंज टाइम के साथ आता है। तो जब ये सिलेंट्रेट्स, जब ये प्लैटिहेल्मिन्थ्स बेटा हमसे करोड़ों साल पहले बने होंगे, अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, तो तब ये फ्री लिविंग रहे होंगे बेटा, रहे होंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट श्योर कि था, बट पॉसिबिलिटी है एवोल्यूशन के अंदर। बट जब ह्यूमन बीइंग बना होगा बेटा, तो ह्यूमन बीइंग बनने के बाद बेटा इनको लगा होगा कि अगर हम फ्री लिविंग रह रहे, तो फ्री लिविंग में हमको बहुत सारी चीजों का बेटा सामना करना पड़ता है, बहुत सारा कंपटीशन है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम किसी एनिमल के अंदर रहे। अंदर आ गए बेटा, ये पैरासाइट बन गए। जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो करोड़ों साल पहले बेटा एक बैक्टीरिया था,
बट आजकल हम हर किसी की बॉडी के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एज अ सेल ऑर्गेनेली बेटा। तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे आया जब वो हमसे पहले बना था? बिकॉज बैक्टीरिया तो हमसे पहले बना था बेटा, बैक्टीरिया तो एनिमल से भी पहले बना था, फिर हमारी बॉडी में कैसे आया? थ्रू एवोल्यूशन आ गया बेटा, थ्रू एडवांसमेंट आ गया। समझ रहे ना बच्चा? तो चलिए, तो ये मैं बता रहा था कि ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब एंडोपैरासाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एंडोपैरासाइट है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, अभी थोड़ी देर बाद इसको पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक बेटा, हमारे लिवर के ऊपर फीड करता है, ठीक है। ये और एक एंडोपैरासाइट है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है बेटा, वर्म्स के अंदर पाया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम या टीनिया सैगिनेटा बोलते हैं इनको। तो मतलब इन जनरल में आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, हर बार मैं पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे बेटा कि हम कैसे एनिमल को पढ़ने वाले हैं। वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड कैसे हैं, ठीक है ना, उनका शेप कैसा है, वो रिबन लाइक कैसे हैं बेटा। तो ये थोड़ा आइडिया आपको लग रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया व्हाई दे आर कॉल्ड एज डॉर्सो। इमेजिन कर लो कि आप इस वाले एनिमल को हाथ में उठाओ, इमेजिन कर लीजिए आप इस एनिमल को हाथ में उठा रहे हैं, तो एकदम बेटा ये फ्लैट आपके हाथ में बैठेगा, ठीक है ना। फ्लैट क्यों बैठेगा? बिकॉज बॉडी का डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड क्या हो गया बेटा, आपस में चिपक गया, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। इसको उठाएंगे सेम थिंग, इसको उठाएंगे इंक्लूडिंग इसको भी आप अगर हाथ में उठाएंगे, ये भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड बेटा। बट कुछ कैसे होते हैं, कुछ वर्म लाइक बेटा इलोंगेटेड भी होते हैं बेटा, लंबे होते हैं साइज में। तो इन जनरल आप याद रखेंगे कि फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ को हम प्लैटिहेल्मिन्थ क्यों बोलते हैं, तो वो आपको समझ आ गया बेटा क्यों बोलते हैं। इनका शेप कैसा हो सकता है, लीफ लाइक और रिबन लाइक हो सकता है बेटा, ठीक है ना। ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड होते हैं, इस वजह से इनको फ्लैट वर्म हम कॉमनली बोलते हैं बेटा। एंड ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, दे आर एंडोपैरासाइट्स, ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। दैट मींस बेटा हमारे बगैर भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हम आगे देखेंगे बेटा, ये डॉग है, हमारे घर में कैट्स है, हमारे घर में काउ है, हमारे घर में शीप है, ये उनकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ एंडोपैरासाइट्स बेटा। आप समझ रहे ना बच्चा मैं क्या कह रहा हूँ? दिस मच इज क्लियर हियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? चलिए, Yes, sir. अब एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका आंसर आप खुद करेंगे। मेरे को बताइए, जो प्लैटिहेल्मिन्थ्स है, प्लैटिहेल्मिन्थ्स के अंदर बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सेक और सेल एग्रीगेट। जल्दी जल्दी शाबाश, ट्यूब विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सेक और सेल एग्रीगेट, जल्दी जल्दी शाबाश। ब्लाइंड से वेरी गुड बेटा, इनके पास पाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अगर बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक है तो फटाफट बताओ बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा? Incomplete रहेगी. इनकम्प्लीट होगा बेटा। समझ आ रहा बच्चा क्या कहना चाहता हूँ मैं? वेरी गुड बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, गुड गुड। चलिए, अब और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे को बता बेटा, इस एनिमल के अंदर दिस इज अ प्लैटिहेल्मिन्थ बेटा, ये एक प्लैटिहेल्मिन्थ का पिक्चर है यहाँ पे। मेरे को बता, इस एनिमल में एंड पोरिफेरा में, इस एनिमल में एंड सीलेंट्रेट में, इस एनिमल में एंड टीनोफोर में बेटा आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आई स्पॉट सर. आई स्पॉट है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। इससे पहले हमने हेड लाइक स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखा बेटा, बट अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे ना, मतलब बिना जाने भी देखेंगे, आपको लगेगा, ऐसा फील होगा बेटा कि यहाँ पे हेड लाइक स्ट्रक्चर है, या आप खुद समझ जाएंगे बेटा यही हेड है बेटा, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर है। मेरे को ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ ये हेड जैसा दिख रहा है कि नहीं बच्चा? यस सर। अब मेरे को पता है हेड किस चीज को हम बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम हेड किस चीज को बोलते हैं बेटा, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, वहां पे मैंने बोला था हेड किसको बोलते हैं। विच पार्ट इज कॉल्ड एज हेड बेटा? नहीं, जिस पार्ट पे नो माउथ होता है। नो, माउथ तो बेटा हमने सीलेंट्रेट के अंदर भी देखा था, मैंने वहां पे नहीं बोला ये हेड है। शाबाश, दिमाग लगा थोड़ा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। हाँ यस, where we get the nerves? नो, शाबाश, Concentration of nerves. जोर से Concentration of nerves. सर नहीं ओरल बेटा, एंड, ओरल एंड, नो नो। देखो अब चलो मैं Anterior. सुना देता हूँ,
सुनो सुनो, मैं ही बता देता हूँ आपको। याद है बेटा हमने पढ़ा था सिफेलाइजेशन, याद है किसी को कि मेरे को याद है? यस सर। याद है ना? फिर मैंने बोला था सिफेलाइजेशन का मतलब होता है हेड का होना, याद है ना? और फिर मैंने वहां पे बोला था हेड किस चीज को बोलते हैं? हेड बेटा बॉडी के ऐसे एरिया को बोलते हैं जहां पे मैक्सिमम क्या मिलेंगे? सेंस ऑर्गन। बस यही सोते रहो तुम, बस पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं बेटा। वेरी गुड। जहां पे सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी बेटा वेयर मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड बेटा, जो हाईली स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना? ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हेड बोलते हैं बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे बेटा ये हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आईज, दे आर नॉट आईज बेटा, इनको प्लीज कंफ्यूज मत करना आंखों के साथ, ये आंखें नहीं है बेटा, बट दे आर आई स्पॉट्स। आई स्पॉट का मतलब हुआ कि यहाँ पे बेटा हम रिसेप्टर रखेंगे, जिस रिसेप्टर को मैं बोलूंगा फोटो रिसेप्टर, ठीक है ना? और ये फोटो रिसेप्टर क्या कर सकता है बेटा? ये लाइट को पहचान सकता है। मतलब यहाँ पे हमने एक सेंस ऑर्गन देखा, यहाँ पे हमने एक सेंस ऑर्गन रखा बेटा, जिस सेंस ऑर्गन का काम क्या है बेटा? लाइट डिटेक्शन का काम है। अच्छा मेरे को पता किस फाइलम से लाइट डिटेक्शन शुरू हुई? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, टीनोफोरा से। बट टीनोफोरा के अंदर बेटा कोई ऑर्गन लाइट डिटेक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है ना? वहां पे डिटेक्शन कौन कर रहा था बेटा? एक प्रोटीन कर रहा था, जिस प्रोटीन को हमने अभी भी क्या नाम दिया? ऑप्सिन का नाम दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बच्चा बात? तो ऑप्सिन प्रोटीन लाइट को डिटेक्ट कर रहा था, बट लाइट डिटेक्शन की स्पीड, लाइट डिटेक्शन का रेस्पॉन्स बहुत कम था बेटा। तो फिर नेचर ने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों ना हम प्रोटीन को हटा के एक ऑर्गन डाल दे बेटा, क्यों ना हम प्रोटीन को हटा के एक स्ट्रक्चर डाल दे, एक सेंसरी स्ट्रक्चर डाल दे जो लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। और उस सेंसरी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया, हमने आई सपोर्ट नाम दिया। तो दे आर नॉट आईज बेटा, दे आर सेंसरी रिसेप्टर्स, जिनका काम क्या होता है बेटा? जिनका काम लाइट डिटेक्शन का होता है। इसके अलावा हमने और एक सेंसरी ऑर्गन डाला यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे जो आप एंड देख रहे हैं ना ऐसे बेटा, दे आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स, इनको हम सेंसरी लोब्स और ऑरिकल्स बोलते हैं। और ऑरिकल्स का काम क्या होता है बेटा? ये टच को डिटेक्ट कर सकती है, टच डिटेक्शन कर सकती है बेटा। आप समझ रहे ना? तो ये दे आर टच रिसेप्टर्स बेटा, दे आर थिग्मो रिसेप्टर, ये टच का डिटेक्शन करने की क्षमता रखती है। तो इससे पहले हमने ऐसे रिसेप्टर नहीं देखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्वस भी बहुत ज्यादा है एंड रिसेप्टर्स भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से बेटा इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? हेड का नाम देते हैं। तो मेरे को बता, अगर टीनोफोरा के बाद प्लैटिहेल्मिन्थ्स के अंदर पहली बार हेड का डिटेक्शन हुआ या हेड का फॉर्मेशन हुआ, तो बेटा इनमें सिफेलाइजेशन है कि नहीं है? जल्दी जल्दी। सो दैट मीन्स बच्चा सिफेलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? पोरिफेरा से, कोइलेंट्रेटा से, टीनोफोरा से कि प्लैटिहेल्मिन्थ से? कहाँ से हुई है? प्लेटिहेल्मिन्थ से हुई। समझ रहे ना बच्चा? ये क्लियर हो रही है चीजें मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? दिस मच इज क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब और एक चीज देख लीजिए, अब और एक चीज देख लीजिए बच्चा। अब मैंने आपको अभी बोला मैंने आपको अभी बोला कि टीनोफोर्स आर ऑफ, दे आर लीफ शेप्ड, दे आर रिबन शेप्ड और दे आर वर्म लाइक बेटा, ये लंबे वर्म लाइक भी होते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग और बेस्ड ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि टीनोफोर्स की बॉडी जो है ना बेटा वो अनसेगमेंटेड हो सकती है, अनसेगमेंटेड हो सकती है। जैसे इस पिक्चर को देख के मेरे को बताओ, क्या आपको बॉडी कहीं पे भी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है? इस पिक्चर को देखिए बेटा, कहीं पे बॉडी में सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स नॉट बेटा। इन चारों में मेरे को बताओ कहीं पे बॉडी में सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है बाहर से? अंदर तो आप देख नहीं सकते अभी, बाहर से बेटा नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब बॉडी इज अनसेगमेंटेड। और अनसेगमेंटेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? ये प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। दिस इज प्लेन एरिया बेटा, ये प्लेन एरिया है, ये भी प्लेन एरिया है, ये भी प्लेन एरिया है, ये भी प्लेन एरिया है। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लेन एरिया बेटा। जीनस प्लेन एरिया है बट स्पीशीज अलग अलग है बेटा। और इसको हम फैसिकोला बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फैसिकोला बेटा, फैसिकोला हेपेटिका इसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे प्लेन एरिया एग्जाम में दिया, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखेंगे प्लैटिहेल्मिन्थ्स कैन बी अनसेगमेंटेड बेटा, उनमें सेगमेंटेशन नहीं हो सकता है, उनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या बेटा? उसका एग्जाम्पल है प्लेन एरिया एंड उसका एग्जाम्पल है बेटा फैसिकोला हेपेटिका। फैसिकोला हेपेटिका ये शॉर्ट में लिवर फ्लूक याद रख लीजिए। बट कुछ प्लैटिहेल्मिन्थ्स ऐसे भी हैं जिनमें बेटा बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है,
और सेगमेंटेशन कौन सा मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टोबिलेटेड बेटा, स्टोबाइलेटेड बेटा। स्टोबाइलेटेड का मतलब हुआ बॉडी बाहर से सेगमेंटेड दिखाई देगी बट अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन होगा बेटा। सो दिस फॉल्स सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज स्टोबाइलेशन बेटा, या बॉडी को हम स्टोबाइलेटेड बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मेरे को बताइए, बॉडी बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? जल्दी जल्दी, शाबाश, यस और नो बच्चा। Yes, sir. ये देखो, ये सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, 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 बट ये सेगमेंटेशन खाली बाहर से प्रेजेंट होता है। आपको पता है ना, मेटामेरिज्म जब पढ़ाया था बेटा, मैंने बोला था मेटामेरिज्म में बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी सेगमेंटेड है, बट यहाँ पे आपको बेटा बॉडी खाली बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, अंदर से कोई रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन नहीं होगा बेटा। सो दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन बेटा, इसको हम स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं। एंड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबाइलेटेड बोलते हैं। और स्ट्रोबाइलेशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? टीनिया सोलियम के अंदर देखने को मिलता है बेटा, एंड टीनिया सैगिनेटा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे सोलियम सैगिनेटा क्या है, तो बट याद रखेंगे कि प्लेट एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्लेट एलिमेंट्स ऐसे जहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी है, एग्जांपल प्लेनेरिया एंड फैसिकोला। कुछ ऐसे भी है बेटा जहाँ पे आपको सेगमेंटेशन मिलेगा, बट सेगमेंटेशन खाली बाहर से होगा, अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा बेटा। सो दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन। एंड हर सेगमेंट को हम स्ट्रोबलाई बोलते हैं बेटा, एवरी सेगमेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबलाई बेटा। ठीक है, हर एक स्ट्रोबलाई बोलते हैं। एंड बॉडी को हम स्ट्रोबाइलेटेड बोलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलता है? टीनिया के अंदर देखने को मिलता है। समझ आ रहा बच्चा मेरा कि नहीं समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दिस मच इज क्लियर? अब और एक चीज, अब इस डायग्राम पे थोड़ा और फोकस कर देता हूं मैं, इधर में और फोकस कर देता हूं, और इसमें से मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा। ये देख लीजिए, मैं इस लाइन से इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, जो इधर साइड में जा रहा है ना, इस चीज से बेटा इधर हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे हाईलाइट कर दे जो इधर जा रहा है। तो ये जो दो चीजें मैंने हाईलाइट करी ना, ठीक है ना, अगर मैं इनको बाहर बना दूं ऐसे, तो ये एक ब्लू से मैंने हाईलाइट किया था, एक रेड से मैंने हाईलाइट किया था। तो ये जो दो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दे आर कॉल्ड एज नरू कॉर्ड्स बेटा, इनको हम नरू कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम नरू कॉर्ड्स बोलते हैं। तो बताओ बेटा, नरू कॉर्ड, ठीक है ना, मतलब पहली बार नरू का फॉर्मेशन जो हुआ है ना, वो इससे पहले हमने बेटा न्यूरॉन देखा था, बट नरू नहीं देखा था। न्यूरॉन अलग अलग रहते थे, नेट की फॉर्म में रहते थे बेटा, हमने नरू नहीं देखा था। नरू का मतलब होता है जब न्यूरॉन्स बेटा एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एंड बाहर से बेटा हम उनको एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से कवर करेंगे बेटा, देन दैट इज कॉल्ड एज नरू। तो नरू का फॉर्मेशन पहली बार कहाँ पे हुआ? पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थ्स। कहाँ पे हुआ बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थ्स। और कितने नरू कॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? दो नरू कॉर्ड दिखाई, दिस इज नरू कॉर्ड 1, दिस इज नरू कॉर्ड 2। अब ये नरू कॉर्ड ध्यान से देख लो बेटा, ये बॉडी में पूरा रन कर रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तक रन कर रहे हैं। दिख रहा है ना बेटा सभी को? Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा तो है। मेरे को बताइए, ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनली रन? लॉन्गिट्यूडनल। तो इस वजह से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल नरू कॉर्ड्स बेटा। तो मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल नरू कॉर्ड पाए जाते हैं प्लैटिहेल्मिन्थ की बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी में रन करते हैं, जो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं बेटा, शुरुआत से एंड तक पाए जाते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं ये लाइन जहां से हटा दूं, इधर से हटा देते हैं इनको। अब इन नरू कॉर्ड्स के बीच में आप ध्यान से देख लो बेटा, कि आपको बीच में भी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, ये इधर से दिखाई दे रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है ना, अगर मैं इसको इधर बना दूं अलग से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में बेटा कुछ चीजें इन दो नरू कॉर्ड्स को आपस में जोड़ रही है, ऐसे जोड़ रही है बेटा। ये ऐसे जोड़ रही है बेटा, ठीक है ना। अब ये मेरे को पता, ये जो चीजें बीच में जोड़ रही है, ये लॉन्गिट्यूडनली जोड़ रही है कि ट्रांसवर्सली जोड़ रही है? शाबाश, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमिशोर्स, ट्रांसवर्स कॉमिशोर्स बेटा। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं इस चीज को, ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि प्लैटिहेल्मिन्थ की बॉडी के अंदर बेटा आपको नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है ना, वो दो लॉन्गिट्यूडनल नरू कॉर्ड्स का मिलेगा
और मेनी ट्रांसवर्स कमिश्योर्स, ये भी नर्व्स ही होती है बेटा, ये भी नर्व ही है, बट ये नर्व बेटा ट्रांसवर्सली पाई जाती है, इनको हम ट्रांसवर्स कमिश्योर्स बोलते हैं। अब कमिश्योर का मतलब क्या होता है ये भी याद रखना, कमिश्योर या इनको हम कनेक्टिव्स भी बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स कमिश्योर्स और कनेक्टिव्स भी बोला जाता है। कमिश्योर या कनेक्टिव का मतलब होता है बेटा ऐसा नर्व जो दो नर्व कॉर्ड्स को आपस में जोड़ेगा बेटा, दैट नर्व व्हिच जॉइंस टू नर्व कॉर्ड्स टुगेदर इज कॉल्ड एज कमिश्योर और कनेक्टिव बेटा। समझ आया? ओवरऑल मेरे को बताओ ये जो यहाँ पे पिक्चर बन गया ना, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? घर, हमारे घरों के अंदर ऐसी एक चीज होती है, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? Ladder. लैडर लाइक दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। एच शेप्ड, कुछ See. बुक्स एच शेप्ड लिखती है, कुछ लैडर लाइक लिखती है, तो याद रखना है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? शाबाश। और उस लैडर को बनाने के लिए बेटा कितनी चीजें रेस्पॉन्सिबल है? शाबाश, दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है, टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स एंड मेनी ट्रांसवर्स कमिश्योर्स बेटा। समझ आया ना बच्चा? Yes, sir. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. चल चले, गुड गुड गुड। चले, अब और एक चीज याद रख लीजिए। अच्छा मेरे को बताइए कि एक एनिमल है बेटा, ठीक है ना, एक एनिमल है और उसको अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए, अपना खाना हासिल करने के लिए हंट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब वो एनिमल एक प्रेडेटर है बेटा, ठीक है, उसको खाना तभी मिलेगा जब वो प्रेडेशन करेगा, जब वो हंट करेगा बेटा। और दूसरा एनिमल ऐसा है कि जिसको बेटा जहां पे वो बैठा हुआ है, मतलब किसी गुफा में बैठा हुआ है, किसी घर में बैठा हुआ है, किसी झाड़ी के नीचे बैठा हुआ, उसको खाना वहीं पे मिलता है, उसको हंट करने की जरूरत नहीं है, जंगल में घूमने की जरूरत नहीं है, प्रे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बता, आउट ऑफ दीज टू एनिमल्स, एक हंटर है, एक प्रेडेटर है, एंड दूसरा एक सिडेंटरी एनिमल है बेटा, ठीक है ना, जो कहीं नहीं जा रहा है, खाना जहां पे बैठा हुआ है वहीं पे आके मिल रहा है उसको खाना बेटा। मेरे को बता, आउट ऑफ दीज टू एनिमल्स किस एनिमल की बॉडी हाईली मस्कुलर होगी, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड किस एनिमल के अंदर हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होंगे? शाबाश, जल्दी जल्दी। लास्ट में जो वाला बोला। बच्चा मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सर फिर से एक बार बोलिए ना क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास दो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, ये एनिमल ए है और ये एनिमल बी है। एनिमल ए इज अ प्रेडेटर बेटा, ठीक है, एंड एनिमल बी इज अ सेडेंटरी एनिमल। मतलब ये हुआ कि एनिमल ए जो है बेटा, इसको खाना तभी मिलेगा जब ये जंगल के अंदर जाएगा, अपने प्रे को ढूंढेगा, फिर उसको हंट करेगा, फिर उसको प्रे करेगा और फाइनली इसको खाना मिलेगा। बी एनिमल जो है बेटा, ये कहीं नहीं जा रहा, ये एक ही जगह पे बैठा हुआ है और जितना भी खाना उसको चाहिए ना, उसको वहीं पे आके दिया जा रहा है बेटा, मतलब इसको घूमने की जरूरत नहीं है, प्रे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको यहाँ पे डिलीवरी मिलती है बेटा। जोमेटो या क्या बोलते हैं इसको, स्विगी की डिलीवरी घर आके मिल रही है, इसको बाहर खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब मेरा क्वेश्चन जो था बेटा वो ये था, आउट ऑफ दीज टू एनिमल्स ए एंड बी बेटा, मेरे को बता इन दो में से किसके सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप्ड होंगे? एक ए का होगा बेटा, वेरी गुड। क्यों ए का होगा? बिकॉज ए को अपने कान को डेवलप करने पड़ेगा प्रे की आवाज सुनने के लिए, कि कहाँ से प्रे घूम रहा है, कहाँ से प्रे की आवाज आ रही है, तो उसके कान बहुत तेज होंगे बेटा, उसकी आंखें बहुत तेज होंगी, बिकॉज उसको प्रे को देखना पड़ेगा कितना दूर है, कितना तेज भाग रहा है, कहाँ से भाग रहा है, डैश एंड डैश बेटा। इसकी नाक भी बहुत स्ट्रांग होगी बेटा, बिकॉज इस स्मेल को भी कभी कभी फील कर सकता है कि प्रे का स्मेल कहाँ से आ रहा है बेटा, ताकि उसको हंट करे। बी को तो ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑर्डर दे रहा है जोमेटो वालों को, आइसक्रीम ले आओ, आइसक्रीम आ गई, पिज्जा ले आओ, पिज्जा आ गया, चिकन ले आओ, चिकन आ गया, तो सब कुछ तो घर पे मिल रहा है बेटा, तो कोई पंगा, कोई फालतू के काम करने की जरूरत नहीं है, कोई डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? तो मतलब अगर मैं ए को फ्री लिविंग बोल दूं एंड बी को बेटा पैरासाइट बोल दूं, तो मेरे को पता फ्री लिविंग फॉर्म एंड पैरासाइटिक फॉर्म में सेंस ऑर्गन किसके तेज होंगे बेटा, फ्री लिविंग फॉर्म के कि पैरासाइटिक फॉर्म के? अब पैरासाइटिक फॉर्म के सेंस ऑर्गन तेज क्यों नहीं है? बिकॉज पैरासाइट तो किसी और की बॉडी के अंदर रह रहा है ना,
या किसी और की बॉडी के ऊपर रह रहा है बेटा, उसको सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज अ पैरासाइट बेटा। और पैरासाइट को तो बना बनाया खाना मिलता है, बना बनाया प्रिपेयर्ड फूड मिलता है बेटा, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, हमने कुछ खा लिया, हमारे पेट के अंदर जो पैरासाइट है बेटा उसको वही खाना मिलेगा, उसको बस खाने को एनग्लफ करना है या एब्जॉर्ब करना है बेटा, तो बाकी तो कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिस्कशन में कर रहा था बेटा, इसलिए कर रहा था बिकॉज हमारे पास जो प्लेट हेलमेंट्स है, प्लेट हेलमेंट बेटा हमारे पास फ्री लिविंग भी है एंड पैरासाइट्स भी है। ऑफकोर्स मोस्टली वो पैरासाइट्स है, और फ्री लिविंग फॉर्म भी देखने को मिलेगा, जैसे प्लेनेरिया फ्री लिविंग है एंड पैसिकोला हेपेटिका बेटा एक पैरासाइट है। दोनों के पास सेंस ऑर्गन्स है, फ्री लिविंग फॉर्म में भी सेंस ऑर्गन है एंड पैरासिटिक फॉर्म में भी सेंस ऑर्गन्स है, बट फ्री लिविंग फॉर्म के सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर हाईली डेवलप्ड, दे आर बेटर डेवलप्ड बेटा देन दैट ऑफ पैरासिटिक फॉर्म्स बेटा। तो पैरासाइट्स के अंदर जो सेंस ऑर्गन होता है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, बट फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर बेटा जैसे प्लेनेरिया आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसके पास बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, फिर मैं कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थ्स, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म बेटा। इसमें लगभग 20,000 स्पीशीज पाई जाती है, मतलब एक बड़ा फाइलम है बेटा। लीफ लाइक एंड रिबन लाइक बॉडी होती है, तो इसलिए इनको फ्लैट वर्म पाया जाता है। Aristotle mentioned tapeworms, but scientific study of flatworm began only in the 18th century. तो एरिस्टोटल ने भी बेटा टैपवर्म के बारे में या फ्लैटवर्म्स पे बात की थी, बट साइंटिफिकली बेटा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेटर तरीके से हमने स्टडी करना इनको शुरू कर दिया 18th सेंचुरी से बेटा। टर्म प्लेटहेलम में एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो टर्म प्लेटहेलम किसने दिया है? गेगनबोर एंड क्लाउस ने दिया है बेटा। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड होते हैं, इसलिए इनको बेटा फ्लैट वर्म बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एग्जाम। तो ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली का मतलब कुछ इनमें फ्री लिविंग भी है बेटा, सबके सब पैरासाइट्स नहीं है, सम आर फ्री लिविंग। और वे पैरासाइट कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बेटा। तो ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर मिलते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है। और बॉडी प्लान कैसा होता है सबका बेटा? ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। तो पैरासिटिक फॉर्म आप देख सकते हो, ये हमारी बॉडी का फोटोग्राफ है बेटा, आप देखो कितना खतरनाक है ये, ठीक है ना। और ये हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन का फोटोग्राफ है बेटा। तो हमारी बॉडी में ये जो लाइंस आप लाइनिंग दिखाई दे रही है, एंडोस्कोपी का फोटोग्राफ है, तो ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। और ये कौन बैठा है बेटा हमारी बॉडी के अंदर? दिस इज अ पैरासाइट बेटा। तो ये हमारी बॉडी का पैरासाइट है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी, अब ये बॉडी के बाहर है कि बॉडी के अंदर है? पिक्चर जो आप देख रहे हैं बेटा, ये पिक्चर बॉडी के बाहर की पिक्चर है कि बॉडी के अंदर की पिक्चर है? बॉडी के अंदर। अंदर। तो मतलब क्या है बेटा? एक्टोपैरासाइट है कि एंडोपैरासाइट है? एंडोपैरासाइट मुझे है ना। और ये टीनिया सोलियम की पिक्चर ली गई है बेटा। टीनिया सोलियम मतलब पॉक टेपवर्म बेटा, पॉक टेपवर्म। और बहुत सारे लोग मैंने आसाम में देखे बेटा पॉक, ठीक है ना। पॉक खाने वाले लोग जो है बेटा, उनकी बॉडी में क्या मिलेगा आपको? पॉक टेपवर्म मिलेगा। और बहुत सारे लोग बीफ खाते हैं बेटा, और बीफ खाने वाले लोगों की बॉडी के अंदर क्या मिलता है बेटा? टीनिया सैगिनेटा मिलता है बेटा, ठीक है, टीनिया सैगिनेटा मिलता है। और टीनिया सैगिनेटा को हम बीफ टेपवर्म बोलते हैं, समझ आया ना। तो पॉक टेपवर्म भी होती है, बीफ टेपवर्म भी होता है। पॉक खाने वालों के अंदर पॉक एंड बीफ खाने वालों के अंदर बीफ टेपवर्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, तो ये भी आप थोड़ा सा इधर ही देख लो, आगे हम बेटा डायग्राम में और भी देखेंगे इसको दोबारा से, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कुछ। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गोल गोल सा बेटा ऐसे, और इसके बीच में ये छेद दिखाई दे रहा है आपको, तो ये टेपवर्म्स का बेटा एक पैरासिटिक एडवांसमेंट होता है, पैरासिटिक डेवलपमेंट होता है बेटा, ठीक है ना। और इस पैरासिटिक डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं सकर। तो आपको समझ आ गया बेटा, अगर इसका नाम सकर है तो फिर ये क्या कर रहा होगा? शाबाश। इफ दिस इज अ सकर बेटा, तो फिर इसका काम क्या होगा? किसी चीज को सक करने का होगा। और किस चीज को ये सक करता है बेटा? ये हमारी बॉडी से ब्लड को एंड फूड को सक करता है बेटा। जब आप कुछ खाते हैं ना, आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्टेड फूड बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो वो फूड को बेटा सक करने का काम, मतलब अपनी बॉडी के अंदर लाने का काम, वो किसका होता है? वो इस स्ट्रक्चर का होता है बेटा। और यहाँ से खाना अंदर चला जाता है, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सकर बेटा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सकर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सकर दिखाई दे रहा है, और उधर साइड में भी सकर होगा। और इधर से ब्लड चूसेगा, इधर से ब्लड चूसेगा,
उधर से ब्लड चूसेगा, इधर से ब्लड चूसेगा, एंड साथ में फूड को भी क्या करता है बेटा, एनगल्फ करता है, पी जाता है बेटा। तो ये इसका पैरासिटिक एडवांटेज है। अब इसको सेंस ऑर्गन आंख नाक कान रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बना बनाया खाना मिल रहा है। अब इसके अलावा आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये दांत जैसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर बेटा, दे आर कॉल्ड एज हुक्स, इनको हम हुक्स बोलते हैं बेटा। और इनका काम क्या होता है बेटा, इससे अपने आप को अटैच कर लेता है, इससे अपने आप को बेटा चिपका देता है, किसके साथ, हमारे इंटेस्टाइन के वॉल के। मतलब ये हुक्स जो है बेटा, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे, ये इनसे बेटा अपने आप को क्या करता है, एक जगह पे रोक के रख देता है। तो इनका हुक्स का काम यही होता है। ऊपर से बेटा यहाँ पे और एक ओपनिंग होती है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, उसको हम रोस्टेलम बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टेलम बेटा। और रोस्टेलम का काम भी क्या होता है बेटा, फूड को एनगल्फ करने का होता है। समझ आया बच्चा? इसका पूरा पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो ये इसका पूरा पिक्चर आपको दिखाई दे। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे होता है, ये बहुत लंबे होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत लंबे होते हैं। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे पाया जाता है, ठीक है। और ये पूरी बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है बेटा, इसके पास प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होल बॉडी बेटा। तो हमारी बॉडी में ये बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना, और हाईली डेंजरस भी होते हैं बेटा, बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। तो हम बाद में देख लेते हैं इसे। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ तक हम फिनिश कर चुके हैं बेटा से बॉडी प्लान तक। तो ये इसी का एक पिक्चर है बेटा, बॉडी से बाहर निकाल के हमने इसको फोटोग्राफ लिया है, इसका पिक्चर है। एंड ये यहाँ पे ध्यान देना, तो ये प्लेन एरिया है एंड ये टेप फॉर्म है, ये फ्री लिविंग है और ये पैरासाइट है बेटा, ये भी याद रखना। चले तो इधर देख लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन। तो सिफिलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई बेटा, वो प्लेटहेलमिन्थ से ही हुई है। बॉडी अनसेगमेंटेड, सिफिलाइजेशन मैंने बता दिया क्या होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड, तो अनसेगमेंटेड किसमें पाई जाती है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अनसेगमेंटेड प्लेन एरिया कौन होता है, अनसेगमेंटेड प्लेन एरिया, अनसेगमेंटेड प्लेटहेलमिन्थ कौन होता है, प्लेन एरिया एंड fascicola बेटा। एंड सेगमेंटेड प्लेटहेलमिन्थ कौन होता है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया, यहाँ पे खाली टीनिया लिखा है, इसमें टीनिया सोलियम भी आएगा एंड टीनिया सैगिनेटा भी आएगा। एंटीरियर पोजीशन पे बेटा हेड देखने को मिलता है, तो मतलब बॉडी के एक एंड पे आपको हेड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नर्व सिस्टम लैडर लाइक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तो ये एक नर्व कॉर्ड हो गया, ये दूसरा नर्व कॉर्ड हो गया, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ट्रांसवर्स कमिशोरस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है। और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए टू मेन लॉन्ग टर्म नर्व कॉर्ड्स रनिंग अलोंग द बॉडी, मतलब दो बड़े लॉन्ग टर्म नर्व कॉर्ड्स आपको मिलेंगे जो पूरी बॉडी में रन करते हैं बेटा, जो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस मतलब बेटा प्लेटहेलमिन्थ की बॉडी का ऊपर वाला जो लेयर होता है बेटा, स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो सेल्यूलर होता है, सिनसाइशियल होता है एंड फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मतलब ये बताना चाहता है कि अगर आप एक प्लेटहेलमिन्थ को कट करेंगे, ठीक है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये प्लेटहेलमिन्थ की बॉडी ऐसी है, ध्यान से देख लेना ऐसे, मान लीजिए प्लेटहेलमिन्थ की बॉडी, ठीक है ना। तो प्लेटहेलमिन्थ की बॉडी में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसकी बॉडी में सबसे ऊपर एपिडर्मिस पाया जाता है, ठीक है ना। और वो एपिडर्मिस जो होता है ना वो सेल्यूलर होता है, मतलब वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। तो अगर मैं इसको बना दूं तो मान लीजिए ये ऐसी सेल्स है बेटा एपिडर्मिस की, तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है बेटा एपिडर्मिस, ऐसे ले लेते हैं। अब अगर मैं से इसमें से एक सेल को हाईलाइट कर दूं, इसमें से बेटा हर सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ बेटा, तो मतलब सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और जो सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के लिए बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सिनसाइशियल बेटा। तो सिनसाइशियल से डरना नहीं है, सिनसाइशियल का शॉर्ट में मतलब क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कहीं पे लिख के रख देना, आगे भी काम आएगा, ठीक है ना। तो सिनसाइशियल इन बायोलॉजी मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो पहले आप ध्यान से देख लो, बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस है, तो जो आपको क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस किसका बना है, वो सेल्स का बना है बेटा, तो मतलब सेल्यूलर एपिडर्मिस होता है। और हर सेल कैसी है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो मतलब सिनसाइशियल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है।
अब इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे लिखा गया था तो उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब इनमें जो सेल्स होती है ना वो फ्रीक्वेंटली सिलेटेड होती है। फ्रीक्वेंटली सिलेटेड का मतलब ऐसे सीलिया मिलेगा, फिर इधर भी सीलिया मिल सकता है, फिर इधर भी सीलिया, मतलब कंटिन्यूअसली सिलेटेड नहीं है, मतलब हर सेल के ऊपर सीलिया नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स के ऊपर आपको क्या मिल सकता है बेटा, सीलिया मिल सकता है ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंटली सिलेटेड बेटा। तो यहाँ पे सीलिया देखने को मिलेगा आपको, तो ये सीलिया देखने को मिलता है। तो ये एपिडर्मिस होता है। समझ आया बच्चा क्या मैंने बोला? ये क्लियर हुआ बेटा? समझ आया कि नहीं आया? चले अब आप बोलेंगे सर, अब आप बोलेंगे सर एपिडर्मिस के अलावा भी कुछ होता है क्या? ऑल्दो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया देना चाहता हूँ जिससे आपका एपिडर्मिस वाला पोर्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप एपिडर्मिस के नीचे देखेंगे ना, तो मैं ऐसे कलर को यूज ही करता हूँ, जब आप एपिडर्मिस के नीचे जाएंगे बेटा तो बिलो द एपिडर्मिस आपको क्या देखने को मिलता है? बिलो द एपिडर्मिस बेटा आपको दो प्रकार की मसल्स देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कलर में दिखा देता हूँ, मान लीजिए ग्रीन कलर शायद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अभी, तो ये ग्रीन कलर मैंने जो बनाया ना ये जस्ट बिलो द एपिडर्मिस पाया जाता है। तो ये ग्रीन कलर बेटा एपिडर्मिस के नीचे ऐसे, और ये ग्रीन कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द सर्क्यूलर मसल्स बेटा। तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, तो ये सर्क्यूलर मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, सर्क्यूलर मसल्स। तो मतलब एपिडर्मिस के नीचे मसल्स पाई जाती है बेटा जिनको हम सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल है। जब आप इससे नीचे जाएंगे, मतलब सर्कुलर मसल के भी नीचे जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और एक मस्कुलर लेयर है बेटा। तो ये और एक मस्कुलर लेयर है ऐसे, जो मैं रेड में बना रहा हूँ। तो ये और एक मस्कुलर लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बेटा। तो ये है दूसरा मसल लेयर, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बोलते हैं। इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बोलते हैं बेटा। समझ आ रहा बच्चा? अब इससे और नीचे जाएंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज करते हैं, पहले पिंक वाला कलर लेते हैं हम। तो आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी के अंदर बेटा ऐसे आपको, बॉडी के अंदर बेटा आपको ऐसे कुछ मसल्स देखने को मिलेगी जो, मतलब जो बॉडी के इन बिटवीन रन करती है ऐसे, मतलब बॉडी के बीच में रन करती है ऐसे, ऐसे बेटा। तो ये जो मस्कुलर ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम इधर हाईलाइट करते हैं, तो ये जो मस्कुलर ग्रुप है बेटा, दे आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमल मसल्स। पैरेन्काइमल मसल्स, तो ये पैरेन्काइमल मसल्स कहलाती है, ठीक है ना। अब इन पैरेन्काइमल मसल्स के बीच में बेटा, ठीक है ना, मैं येलो कलर का यूज करूंगा, टिश्यू भरा रहता है, ठीक है ना। इन मसल्स के बीच में बेटा टिश्यू भरा रहता है, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा बेटा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ना, ये आपको अभी खाली दिखाई दे रहा है, ये रियलिटी में खाली नहीं है बेटा। इस पूरे एरिया के अंदर बेटा आपको टिश्यू भरा मिलेगा, ठीक है, एंड दैट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू होता है वैसे ये, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। तो मेरे को ध्यान से देख के बताओ, अगर इस पूरे एरिया में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई जगह खाली है क्या? क्या यहाँ पे कोई ओपन स्पेस देखने को मिलेगा? शाबाश, क्या नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं है, अब अगर यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं है बच्चा, तो फिर सारे ऑर्गन्स कहाँ पे होंगे? शाबाश, फिर ऑर्गन, बिकॉज फ्लैट हेलमेट के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो फिर वो ऑर्गन्स कहाँ पे होंगे? ऑल द ऑर्गन्स विल बी प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा बेटा। सारे ऑर्गन्स पैरेन्काइमा के अंदर पाए जाते हैं। समझ आया? तो सारे ऑर्गन्स पैरेन्काइमा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? दे आर एम्बेडेड इन द पैरेन्काइमा बेटा। क्लियर है ना? दे आर एम्बेडेड इन द पैरेन्काइमा। तो ये है किसका? ये है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इन फ्लैट हेलमेट। फ्लैट हेलमेट की बॉडी का स्ट्रक्चर है। हालांकि इतना नहीं बताना था, बट फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा आगे बेटा। तो एपिडर्मिस सेल्यूलर होता है, तो ये आप समझ गए। सिंसाइशियल होता है, मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड फ्रीक्वेंटली सिलेटेड होता है। मसल लेयर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, मतलब यहाँ पे मसल लेयर आपको मिलेगा किसके बीच में? बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में। अगर मैं यहाँ पे गट, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर बना हुआ है बेटा, सॉरी
मैंने फालतू में बना दिया, चलो कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए बेटा, मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं, इसको हाईलाइट कर दूं, तो यहाँ पे हम बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया इधर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा, ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। और इधर मैं लिख भी देता हूँ दिस इज गट बेटा, या एलिमेंट्री कैनाल लिख दीजिए। तो ये वॉल किसका हो गया, ये बॉडी, ये गट वॉल हो गया बेटा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का वॉल हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये इधर बॉडी वॉल हो गया। तो बताओ मसल किस किस के बीच में है, अगर ये बॉडी वॉल है ना, और ये गट वॉल है बेटा, तो मसल लेयर किस किस के बीच में बेटा, बॉडी वॉल के बीच में। एंड इधर देखिए, अगर वहां समझ नहीं देख लीजिए, तो ये हमारा बेटा है बॉडी वॉल, दिस इज अवर बॉडी वॉल बेटा, और ये हमारा है गट वॉल। तो मसल्स किस किस के बीच में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में है बेटा, समझ आया ना। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे मसल को मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सा मसल है, बट हमने वो भी देख लिया बेटा। एक तो है बाहर से सर्कुलर मसल, अंदर से लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इसके बीच में बेटा कौन सी होती है, पैरेनकाइमल मसल्स होती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आ गए जो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मसल लेयर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये तो क्लियर हो गया। कौन कौन सी मसल लेयर है वो भी क्लियर हो गया। नो लोकोमोटरी अपेंडेज इन फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स के अंदर कोई भी लोकोमोटरी अपैरेटस नहीं होता बेटा, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो अगर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है तो फिर ये कैसे चलती है बेटा, ये चलती है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया बेटा, ये सीलिया की तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। द ऑर्गन्स आर पैक्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम पैरेनकाइमा बोलते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा, पैरेनकाइमा क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था, जो कहाँ पे मिलता है, बॉडी के अंदर मिलता है बेटा, बॉडी की कैविटी में मिलता है। और सारे ऑर्गन्स कहाँ पे होंगे, पैरेनकाइमा के अंदर होंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, और इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द कैविटी इन प्लैटिहेल्मिन्थ्स इज फिल्ड विद मेसेनकाइम और पैरेनकाइमा। तो कैविटी वो सेम बात वही होगी बेटा। तो पैरेनकाइमा क्या है एक्चुअल में, तो ये एक फ्लूइड है बेटा, जो किसको फिल करता है, जो बॉडी की कैविटी को फिल करता है, तो जो बॉडी की कैविटी के अंदर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मेसेनकाइम, और इसको हम पैरेनकाइमा भी बोलते हैं। प्लैटिहेल्मिन्थ्स ऑलरेडी आपको पता है बेटा, ये कैसे होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर नर्वस सिस्टम बना वो प्लैटिहेल्मिन्थ्स है। फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है वो प्लैटिहेल्मिन्थ्स है। फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर ऑर्गन्स बने वो हेल्मिन्थ्स है। फर्स्ट एनिमल्स बेटा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो प्लैटिहेल्मिन्थ्स है। फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है वो भी प्लैटिहेल्मिन्थ्स ही है। समझ आया ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बेटा। The cells of body wall are arranged in 3 layers बेटा। सेल जो बॉडी वॉल की होती है वो 3 लेयर्स में होती है, जिसमें से पहला लेयर एपिडर्मिस का होगा, सेकंड लेयर सर्कुलर मसल का होगा, एंड थर्ड लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल का होगा। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी को खाली लाइन पढ़ने से समझ नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा बेटा 3 लेयर्स है। अब आप बस इतना ही नहीं याद रखना 3 लेयर्स, आपको पता होना चाहिए वो 3 लेयर कौन कौन सी है। सो दैट इज एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल बेटा। अब ये सर्कुलर मसल, एपिडर्मिस एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल बेटा, ये किन से बनता है, एक्टोम से, मेसोडर्म से एंड एंडोडर्म से। तो इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल, इससे पहले हमने रेडियल सिमेट्री कंटिन्यूअसली देखा 3 फाइलम उसके अंदर, बट पहली बार बेटा जिस फाइलम के अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने को हमको मिल रहा है वो कौन सा फाइलम है बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स द प्लैटिहेल्मिन्थ्स बेटा। The body of the animal can be divided into 2 equal similar halves through only one plane। तो आपको ऑलरेडी पता है बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ऐसा सिमेट्री बेटा जहां पे हम बॉडी को काट सकते हैं 2 इक्वल हिस्सों में, लेकिन कितने प्लेन की वजह से, कितने प्लेन्स की वजह से, ओनली वन प्लेन। तो ये बस डेफिनेशन लिखा है बेटा बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। एनिमल्स विद दिस सिमेट्री हैव डेफिनेट पोलरिटी ऑफ एंटीरियर एंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मतलब जिन एनिमल्स के पास बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है बेटा, उन एनिमल्स के अंदर आप देखेंगे कि उनकी बॉडी के हमेशा 2 एंड्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक होगा इंटीरियर एंड, एक होगा पोस्टर। मतलब जितने भी बायलैटरल एनिमल्स होंगे, जितने भी बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे बेटा, आपको हमेशा एक हेड पॉइंट देखने को मिलेगा और एक टेल पॉइंट देखने को मिलेगा, एक आगे वाला एंड देखने को मिलेगा और एक पीछे वाला एंड देखने को मिलेगा बच्चा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया बच्चा? यस। चलो अब मेरे को बता, प्लैटिहेल्मिन्थ्स सेगमेंटेड है क्या अनसेगमेंटेड है? जल्दी जल्दी, प्लैटिहेल्मिन्थ्स सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड? सेगमेंटेड है और कुछ आदमी अनसेगमेंटेड।
जिनमें सेगमेंटेशन है बेटा वो ट्रू सेगमेंटेशन है कि फॉल्स सेगमेंटेशन है? फॉल्स सेगमेंट। उस फॉल्स सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट फॉल्स सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज Strobilated. स्ट्रोबाइलेशन बेटा, ठीक है। एंड स्ट्रोबाइलेशन इज अ एग्जांपल ऑफ सूडो मेटामेरिज्म बेटा, सूडो मेटामेरिज्म। तो मतलब इनमें मेटामेरिज्म जो है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा एनालिडा के अंदर, ठीक है ना, इनमें जो मेटामेरिज्म है ना बेटा वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है, वो फॉल्स मेटामेरिज्म। फॉल्स को बेटा बायोलॉजी के अंदर सूडो बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स बेटा, फॉल्स मेटामेरिज्म मिलता है। एंड दैट फॉल्स मेटामेरिज्म इन केस ऑफ टीनिया सोलियम एंड टीनिया सजिनेटा इज कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन बेटा, उसको हम स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं। ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है ना। चलो अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। इससे आगे वाला पोर्शन जो है इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करें। आप पहले डाउट्स पूछे, कोई डाउट है तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो अभी आप आज की क्लास नोट्स में अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आज की क्लास के जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज फिर डाउट्स रह जाते हैं, तो इसलिए आप पहले वो पूछ लीजिए। तो नोट्स में अभी आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। शबाश पूछ ली बेटा, कोई डाउट है क्या? सर फाइलम प्लेटेहेल्मेंट्स में फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है? वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फ्लैम सेल को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बेटा। फ्लैम सेल्स क्या होती है, उनको फ्लैम सेल्स क्यों बोलते हैं, उनको हम सोलिनोसाइट्स क्यों बोलते हैं, और वो कैसे फ्लैट हेलमेंट से एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अभी आप अगर याद रखना चाहते हैं इतना याद रख लो, फ्लैम सेल फ्लैट हेलमेंट्स के अंदर एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा उसको बाहर निकालने का काम करती है। कैसे करती है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, वो इंशाल्लाह, बिकॉज हमने अभी पूरा फ्लैट हेलमेंट नहीं पढ़ा ना, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। बिकॉज हमको वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमको फ्लैम सेल पढ़ना था, बट आज मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए जितना हमने अभी देखा बस उतना काफी है। उतने में से अगर कोई कंफ्यूजन है वो बता दो, आगे का आप अभी मेरे पे छोड़ दो बेटा। जो हमने आज पढ़ा है इसमें अगर कोई डाउट है वो पूछ लीजिए। शाबाश, कोई डाउट नहीं है?